अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी, इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। उनका जो मेन लीडर था, वो लीडर चीफ मिनिस्टर था। और सर एक इंसान जो कूद गए थे इमरजेंसी एग्जिट से, क्योंकि उन्होंने उसमें। सर पास्ट लाइफ का प्रूफ बता दीजिए सबसे पहले। पास्ट लाइफ जो मैंने देखी थी वो मेरी पौंडीचेरी की थी। मुंबई से पौंडीचेरी गया, वहाँ पे जो मैंने एक टेम्पल देखा था जहाँ मैं प्रीस्ट था, वहाँ जाके मैं जब उधर के लोगों को पूछा तो सही में वो नाम निकला। तो उसे देख के किसी की भी पास्ट लाइफ बता सकते हैं? मैं ध्यान करने बैठा तो मुझे मोदी जी दिखे, उनकी पास्ट लाइफ एज अ भीष्म पितामह दिखी। पास्ट लाइफ देखते देखते रामायण के टाइम पे या महाभारत के टाइम पे चला गया हो। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ की, गंगा तट पे कुंती की लाइफ उन्होंने देखी, फिर मेरे साथ और 11 लोग थे, उन्होंने हर 11 इंसान को बताया कि तुम पास्ट लाइफ में कौन थे, और वो सारे महाभारत के कैरेक्टर। उन्होंने राम जी को देखा है, कृष्ण जी को देखा है? मैंने अपनी खुद लाइफ देखी है रामायण की। सिंगापुर में वहाँ पे एक बंदा था, ही केम टू बी अ लक्ष्मण। पास्ट लाइफ का बर्थ मार्क से कोई कनेक्शन होता है? मोल्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी ये हाथ में मोल है और मैं इसको पूछता हूँ भाई तू क्यों है, क्या रीजन है, ऐसे करते करते हम पास्ट लाइफ में जाते। आई थिंक टीटू सिंह के सर पे कोई निशान है, और है। उसका जब पास्ट लाइफ करा था उसको गोली लगी थी। यस। सर सुशांत सिंह राजपूत की आपने कभी पास्ट लाइफ देखी? वो चंद्र प्लैनेट से आए थे, और आपको शायद पता होगा उन्होंने अपनी इस लाइफ में भी मून पे पहले ही घर लिया था। जो टेलीस्कोप था वो इतना डीप लेवल का था कि वो आराम से कम्युनिकेट करते थे। फिर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तो पता चला कि पास्ट लाइफ में उनका एक अंकल था, तो उन्होंने एक चाकू लिया और सीधा उनके हार्ट पे डाल दिया और बोले भी तुम बेटर है मर जा। विजय माल्या की पास्ट लाइफ जानना चाहती हूँ ना, वो काफी लाइफ में ना तांत्रिक थे। 10 का 100 करना है, 100 का 1000 करना है, तो उसमें माहिर थे। तो इस लाइफ में भी उन्होंने उसी क्वालिटी को रिएक्टिवेट किया। मेरी 2 एनिमल लाइफ थी, आउल की लाइफ थी, एक ईगल की लाइफ थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अब सुनाइए। बढ़िया सर। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप पॉडकास्ट में आए मुंबई से दिल्ली। और आज का टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, और मुझे पता है ऑडियंस का भी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में सबको जानना है। ट्रू। बट सर स्टार्टिंग में यहाँ से करना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखी है ना, यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक बोलते हैं कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, दूसरे टाइप के बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक चीजें हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग ही यहाँ से करना चाहती हूँ। आप सर पास्ट लाइफ का प्रूफ बता दीजिए सबसे पहले। देखो, हॉनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद भी काफ़ी साल तक पास्ट लाइफ को मानता ही नहीं था। सच में? करीबन 12 साल तक मैं लोगों को कह रहा था कि बिकॉज एज अ मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं, तो मैंने काफ़ी मेडिकल एलोपैथी प्रैक्टिस की है, तो हमारी थियरी में तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन दूर दूर तक कोई होता ही नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मानते हैं कि एक साइकोलॉजी होती है, लेकिन सोल होती है, चेतना होती है, पास्ट लाइफ होती है, ये तो हमारी मेडिकल थियरी में आती नहीं है। तो मैं अपने पेशेंट्स को कह रहा था कि ये आप है ना बहुत गलत साइकोलॉजी से चल रहे हो कि कोई पास्ट लाइफ होती है करके। लेकिन 1998 में जब मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया, और जब मैंने बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस की, तब मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहा था, और मैंने सोचा थोड़ा पैरेलल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँगा। करते करते मैंने अपनी 6 पास्ट लाइफ देखी, और देखने के बावजूद मैं उसको कंफर्म करके आया 6 जगहों पे, जो भी मैंने पौंडीचेरी, लंदन, दुबई, काठमांडू, जयपुर, शिरडी, गोवा, ये जो मैंने 6 पास्ट लाइफ देखी थी, सबको प्रूव करने के लिए मैं गया अलग अलग जगह पे। मैं प्रूव भी किया, तो भी मैं लोगों को कह रहा था नहीं ये स्टोरीज़ है, ये ऐसा हो नहीं सकता। और काफ़ी साल तक मैं अगेंस्ट था। 2000 की साल में आफ्टर 12 इयर्स मुझे लगा कि शायद मुझे ये सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर करना है, और मैंने फिर उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैंने फिर थेरेपिस्ट बना मैं 2-3 बड़े बड़े गुरुओं के पास, और मुझे फिर समझ में आया कि हर इंसान की पास्ट होती है, चाहे वो प्रेजेंट की पास्ट है या पास्ट की पास्ट है, आप मानो या ना मानो। मतलब आप बचपन से देखो, जो आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ये हरकत तो मैंने सिखाई नहीं, ये तू कहाँ से कर रहे। राइट। काफ़ी बार कहते ये तो ना दादाजी की फैमिली से आई है, ना नानी की फैमिली से आई है, ये पता नहीं ये इसका नेचर कैसा है, ये इसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ये इसका कैरेक्टर कैसा है, ये इसका नेचर कैसा है। तो आप सोचो ये कहाँ से आया होगा। चाहे स्वामी विवेकानंद थे, उनकी पास्ट लाइफ अगर हम देखा की कोशिश करें तो उनको तो किसी ने भगवत गीता सिखाई नहीं थी, है ना। उनके जो रामकृष्ण परमहंस से जो उनके कनेक्शंस थे वो तो उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, राइट। सत्य साई बाबा थे या श्री श्री रविशंकर है, ये लोग 8-10 की साल से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स तो कभी इसमें थे ही नहीं। तो ये सारी पास्ट लाइफ से तो होंगी,
और जितनी भी हमने देखी है कि लोग प्रोफेशन भी जो सिलेक्ट करते हैं या एजुकेशन भी सिलेक्ट करते हैं, ये भी पास्ट लाइफ के आधार पे ही करते हैं, बिकॉज जो उन्हें लगता है कि ये कहीं इस लाइफ में एक्सप्लोर करने जैसा है। जैसे मैं अपनी कहूँ, मैंने 158 पास्ट लाइफ देखी, तो मैंने पास्ट लाइफ में ये सोचा था कि मैं कोई ऐसे प्रोफेशन में जाऊंगा जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया, और वो ये लाइफ में मैं डॉक्टर बना, मैं साइंटिस्ट बना, जो मैं कोई पहले पास्ट लाइफ में किया ही नहीं था मैंने काम। मैंने सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर और सोल के ऊपर बहुत काम किए थे पास्ट लाइफ में। अब मुझे बहुत इजी क्या हुआ, बिकॉज मेरी सब थियरी क्लियर थी, है ना, थीसिस सारी क्लियर थी, सिर्फ मुझे टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ उसको रिसर्च करना था, चाहे वो एनर्जी लेवल पे था या डीएनए लेवल पे था, मेडिकल था या नॉन मेडिकल केसेस थे, तो मेरे लिए इजी हो गया। तो लोग भले कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते, तो मैं सोचता हूँ शायद ये मेरा जो पहले वाला वर्जन था, शायद लोग वहीं पे अटके हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम मानते हैं लेकिन हमने अनुभव नहीं किया, तो मैं कहता हूँ एक बार अनुभव करके देखो। कोई भी थियरी को ना अज्यूम मत करो कि ये राइट है या रॉन्ग है, उसको एक्सपीरियंस करके देखो। तो दुनिया की हर थियरी है, कुछ तो एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर आप बोलोगे कि पहले के ज़माने में 1 आना 2 आना था, ये जनरेशन कहेगा भाई हमको तो नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन था तो सही जी। कोई कहेंगे कि भाई यहाँ दिन है तो पूरी दुनिया में दिन ही होगा, तो यूएस वाले कहेंगे हम नहीं मानते, बिकॉज वो एक्सपीरियंस कर रहे कि अभी वहाँ राहत है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ऐसी है कि एक थियरी है आपकी माइंड में जिसको हम सोल माइंड कहते हैं, जो मेडिकल साइंस नहीं मानती जी। और काफ़ी लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक फियर है, काफ़ी लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि डाउट है। तो जब आप डाउट को क्लियर करोगे या फियर को ओवरकम करोगे तो माइट भी शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन मानना एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। सर जैसे अभी आपने कहा कि आपने पास्ट लाइफ्स क्रॉस चेक करी हैं। हाँ। जैसे आपने पास्ट लाइफ देखी कि आप अपने पास्ट लाइफ में दुबई में थे या काठमांडू में थे। yes. तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे आपने क्या क्रॉस चेक करा और वो वहां पर पाया गया रियल मतलब लाइफ में? मैं तो सबसे पहली पास्ट लाइफ जो मैंने देखी थी वो मेरी पौंडीचेरी की थी, राइट। तो मैं मुंबई से चेन्नई फ्लाइट पकड़ के गया, वहाँ फिर पौंडीचेरी गया। वहाँ पे जो मैंने एक टेम्पल देखा था जहाँ मैं प्रीस्ट था, मेरा जो नाम था, वहाँ जाके मैं जब उधर के लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, बिकॉज ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन वहाँ जो एक पुजारी थे उन्होंने कहा कि शायद हमारे पुराने कोई पुजारी रहेंगे जिसकी कहीं डॉक्यूमेंटेड चीज़ें रहेंगी, वहाँ पूछते हैं। तो सही में वो नाम निकला, जबकि वो हमारी कोई स्कूल की हिस्ट्री की किताब में तो कहीं मेंशन्ड ही नहीं था, ऐसा है। फिर मैं गोवा में गया जहाँ मैंने अपने आप को प्रीस्ट देखा था, बिकॉज मैं इस लाइफ में तो जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं 3 साल की उम्र से ना क्रॉस पहनता हूँ जीसस का। आज भी मैंने पहन के रखा है। तो मेरे पापा मुझे एंथनी करके बुलाते थे बचपन से ही, जब 2-3 साल का था, तब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने गोवा की प्रीस्ट की लाइफ देखी और मेरा नाम ही एंथनी था, तो आप सोचो ये मतलब कितना कोइंसिडेंस होगा। जब मैंने दुबई की लाइफ देखी तो मैं मौलाना था। अब जैन होके मैं कभी मुस्लिम लाइफ के बारे में तो सोच ही नहीं सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदू के बारे में सोचूंगा। लेकिन जो मैं वहाँ का मतलब मौलाना था और वहाँ की जो मेरी लाइफ थी वो सारी मुझे रिकलेक्ट हो गई। तो ऐसी काफ़ी जगहें थी, इवन जयपुर में ऐसा ही हुआ, मैं जैन साधु था। तो लोग कहते हैं कि आप एक बार जैन साधु होते हैं उसके बाद आपको मोक्ष ही मिलता है। तो मैं सोचा कि अगर मैं पास्ट लाइफ में जैन साधु था तो मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला, राइट। ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, बिकॉज मेरे खुद की फैमिली में बहुत सारे साधुस हैं, जेंट्स भी है लेडीज़ भी है, जैन साधुस हैं। तो मैंने उनको जाके पूछा कि आप लोग कहते हो कि जैन में एक बार साधु होता है तो मोक्ष प्राप्ति मिलती है, तो मुझे क्यों नहीं मिली अगर मैं पास्ट में जैन साधु था। उन्होंने कहा तुझे मुक्ति मिली, तुझे मोक्ष नहीं मिला। मुक्ति का मतलब तू कर्म से फ्री हो गया है, तू फ्री विल में आ गया है, और तू फ्री विल से वापस तूने रीबर्थ लिया है। यही लोगों को समझाने के लिए कि लोगों की पास्ट लाइफ के कर्म ही लोगों को इस लाइफ में परेशान करते हैं। अगर तुझे मोक्ष मिल जाता तो तू पढ़ाता ही नहीं है सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इस लाइफ में अगर मैं देखूं तो मैं बिल्कुल जैन की कोई थियरी को अपनाना नहीं हूँ, जबकि मेरे घर में सारे, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरा छोटा भाई हार्ड कोर जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और मैं ये लाइफ में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू में बहुत साल तो मुझे गिल्ट हुआ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में मैंने सब कुछ कर लिया था। अब मुझे सिर्फ लोगों को बताना है कि अब आप इस क्रियाओं को करो
और इस क्रियाओं को करते करते जैसे 24 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति हुई, तो शायद आपको भी वैसे ही प्राप्ति होगी। सो जब आपने कोई चीज का अनुभव ले लिया है, फिर आप क्यों लोगे? अभी आप ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आए हो और कोई अगर आपको ऑफर करे, आप बोलेंगे नहीं मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं करूँ, बिकॉज आप कर लिए ना। तो यही थियरी मुझे समझ में आई कि ना मैं कोई बाइबल को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं जैनिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। इस लाइफ में मैं वननेस के कॉन्सेप्ट से आया हूँ। गेटिंग है ना। तो मैं इवन गुरुद्वारा की भी मैंने लाइफ देखी, मेरे गोल्डन टेम्पल की मैंने अपनी एक लाइफ देखी थी। तो इस लाइफ में भी मेरे साथ हजारों पंजाबी लोग मेरे से कनेक्टेड है इस लाइफ में भी। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई तू इससे कैसे कनेक्ट हो गया। मतलब मेरा दुबई में 24th विजिट हुआ अभी, और वहाँ कितने मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और जो ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज आप सोचो कि लोग हिंदू को फॉलो नहीं करते, मुस्लिम लोग, जैनिज्म पर्सन को क्यों कोई फॉलो करेगा? लेकिन ये सोल कनेक्शन ही तो है, अदरवाइज क्यों फॉलो करेंगे लोग? तो आपकी भी कैसा है, हर इंसान की पास्ट लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें जो अधूरी है, जब तक आप वो पूरी नहीं करोगे तो ये प्रेजेंट लाइफ में आपका सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा है। तो आप कह रहे हैं सर इस लाइफ में जो भी आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन दुबई या फिर कहीं भी, वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? 100%। मैंने 2014 में जब पहली बार ऋषिकेश में आया जून में, तो वहाँ पे जब महाअवतार बाबा जी केव्स गया था, तो वहाँ जब मेडिटेशन किया तो मुझे क्लियरली रजनीकांत दिखे जो एक्टर थे। तो मैं सोचा कि इस केव में मुझे वो क्यों दिखे, और मैं तो कोई उनका फॉलोवर भी नहीं हूँ। और फिर जब मैं वहाँ से वापस ऋषिकेश आया तो वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि दयानंद आश्रम में यहीं पे जहाँ पे आप रुके हो यहीं पे रजनीकांत सर आते हैं और ये आश्रम उन्हीं की देन है करके, और वो महाअवतार बाबा जी के हार्डकोर फॉलोअर है। तो ये सोचो ना, ये थियरी तो मेरे दिमाग में थी नहीं, और मुझे वही कमरा मिला दयानंद आश्रम में जिस कमरे में वो रहते थे, वो वीआईपी कमरा था। तो आप सोचो कि कितना पास्ट लाइफ स्ट्रांग होगा कि केव्स में भी वो दिखे जो बाबा जी की केव्स में, और उनके कमरे में भी मुझे मतलब वो फीलिंग आई करके। तो ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। फिर मैं उस आश्रम में ध्यान करने बैठा तो मुझे मोदी जी दिखे। तो मैं सोचा ये मोदी जी इस आश्रम में मुझे कैसे दिखे। फिर वहाँ के सन्यासी लोगों ने कहा यहाँ पे ही मोदी जी आते इसी आश्रम में, और वो कितने साल से ध्यान साधना करते हैं। हाँ, और जब फिर मैं उनकी पास्ट लाइफ देखने की मैंने कोशिश की तो मुझे उनकी पास्ट लाइफ एज अ भीष्म पितामह दिखी। अच्छा। हाँ, मोदी जी की। तो जो मैंने भी अपनी लाइफ में, महाभारत की लाइफ में मैंने वही देखा अपना कैरेक्टर। तो मैंने सोचा हम दोनों का कितना कोइंसिडेंस है। अदरवाइज तो कितने कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, आपको वही कैरेक्टर उनमें क्यों दिखे, या आपको वही कैरेक्टर खुद में क्यों दिखे? ये रेजोनेंस होती है, ये फ्रीक्वेंसी की एक मैचिंग होती है, ट्यूनिंग होती है कि जब दो आत्माएं सेम संकल्प लेके, सेम इंटेंशन लेके जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं वो मिलती है। और मैंने भी बहुत जन्मों पहले मैंने महाअवतार बाबा जी के साथ साधना की थी, इसलिए मुझे वहाँ पे एक बुलावा आया और मैं वहाँ पे गया और रजनीकांत सर मुझको मैं सेंस कर पाया। तो ये आपके साथ भी होगा अगर आप है ना माइन्यूटली अपनी प्रेजेंट लाइफ को सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपके वही इर्द गिर्द लोग रहेंगे जो कोई ना कोई लाइफ से कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज आपको ऐसे लोग क्यों मिलेंगे रैंडमली? आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसान रैंडमली नहीं आता? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ये अभी मुझे देखो पिछले 5 साल से लंदन का वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, हर बार रिजेक्ट हो रहा है। और मुझे पता है क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर था, तो डेफिनेटली वहाँ की सोल्स मुझे इतनी अच्छे से वेलकम नहीं करेंगे। जबकि मैं दूसरे 14-15 कंट्रियों में तो बहुत फ्रीक्वेंटली घूम रहा हूँ, अमेरिका में है या दुबई में या सिंगापुर, कितनी कंट्रियों में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन वही कंट्री के लोग मुझे वेलकम नहीं कर रहे हैं। और जब भी मैं रीज़न पूछता हूँ कि क्यों मेरा रिजेक्ट किया, वो भी बता नहीं पा रहे। सो ये पास्ट लाइफ का ही तो कनेक्शन है। बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, तो आप इसकी 100% जैसे बोलते हैं कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ उन सोल्स को ना हील कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ। तो 3 बार मैंने इवेंट भी वहाँ ऑर्गेनाइज किए, मैं जा नहीं पाया तो मुझे अपनी टीम को भेजना पड़ा, बिकॉज इवेंट ऑर्गेनाइज था। कुछ सोल्स वेलकमिंग थे, कुछ नहीं थे, तो जो थे एटलीस्ट मुझे उनके लिए वो इवेंट करवाना पड़ा। ऐसा है सर। आपने पास्ट लाइफ के प्रूफ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है। आई थिंक इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने रियल लाइफ में क्रॉस चेक कर लिया है। हाँ, मैंने नाम के साथ किया। मतलब जब मैं लंदन गया था तो मैं लंदन में जब मैं एयरपोर्ट पे वहाँ उतरा 2015 की बात है,
तो मेरे साथ जो एक आंटी थे, मैंने उनको कहा कि यहाँ पे एक ऐसा चर्च है जो फ्लड जोन है, बाढ़ आई थी वहाँ पे, और मेरा ये नाम था, मैं वो चर्च का प्रीस्ट था। तो आंटी बोले मुझे तो पता नहीं, बिकॉज वो आंटी तो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, वो उनकी बेटी के वजह से मेरे साथ वहाँ चले थे। और जब हम वहाँ चर्च में गए, बूस्टन स्टैम्पेड चर्च में गए, तो वहाँ जो मैंने नाम बताया फेडरिक डिसोजा, वो केयर टेकर ने बरोबर वो नाम बताया। और मैंने वहाँ बताया कि 1716 में जुलाई 7 को वहाँ बाढ़ आई थी और वहाँ पे 350 लोग मरे थे, और उसमें मैं भी एक था। तो अभी सोचो ये हिस्ट्री कहाँ से आएगी। राइट। मतलब इतना फिगर, इतना ईयर, इतना टाइम परफेक्ट, और इतने लोग, ये कहाँ से आपको याद रहेंगे। आपने भी स्कूल में हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, लेकिन आज भी आपको हिस्ट्री का मुझे नहीं लगता इतनी डिटेलिंग कभी याद होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन आपको एक्सप्लोर अपने माइंड में करनी पड़ेगी। पास्ट लाइफ इज़ नॉट आउटसाइड, पास्ट लाइफ इज़ इनसाइड योर माइंड। और जब तक वो थियरी अधूरी है, वो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको वो टटोलना पड़ेगा, जिसको बुद्धा जाति स्मरण कहते थे, सेल्फ रियलाइजेशन कहते थे, यही शायद महावीर ने भी किया, तब जाके उनको वो एनलाइटनमेंट प्राप्ति मिली करके। राइट। ऐसा है। बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन कर दिया है। सर मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की फोटो है आपके पास, आप फोटो से देख के किसी की भी पास्ट लाइफ बता सकते हैं? क्या था ना कि मेरी 2 एनिमल लाइफ थी, जो मैं पहले बता चुका था कि मेरी एक आउल की लाइफ थी, एक ईगल की लाइफ थी। तो मेरी जो आईज है ना, वो थोड़ी थर्मल विजन की है और बहुत डेप्थ वाली है। तो बहुत साल पहले जब मैं यहाँ एक एम्स हॉस्पिटल में आया था, मुझे लगता है आज से कुछ 25 साल पहले मैं आया था, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आया था एम्स हॉस्पिटल में, जब मैं और मेरे भाई यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। तो उसको किसी एक साधु ने यहाँ फंसाया था दिल्ली में ही, और मैं उस बंदे को देख के बोला, तू जिस साधु के पास अभी जाके आया ना, वो साधु फ्रॉड है। वो बोले नहीं, वो साधु मुझे कुछ दवाई देने के लिए बुलाया, मुझे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, वो फ्रॉड है करके, तू मुझे लेके चल, कौन सा साधु है जिसको सुबह तू मिल के आया, क्योंकि वो दोपहर को लंच के लिए मेरे पास मिलने आया था। तो बोले चल मैं तेरे पास चलता हूँ। जैसे मैं गया यहाँ पे दिल्ली में उस बंदे को मिलने, वो साधु वहाँ से भागा उसको देख के। वो बोलते तू ये उदय को क्यों, डॉक्टर उदय को क्यों लाया, मतलब नाम से बुलाया वो। तो मतलब वो साधु भी अनकॉन्शियसली मुझे जानता था, और मैं भी जानता था कि पास्ट लाइफ का ये ढोंगी बाबा है, ये कोई तांत्रिक आदमी है। और जब इसने अपने जेब टटोले, मेरे फ्रेंड ने, उसके जेब में कोई पैसे नहीं थे, जो वो उसने सुबह ही निकाल दिए थे। मतलब आप सोचो, मुझे पास्ट लाइफ लोगों को देख के भी समझती थी और लोगों के फोटो पे भी समझती थी, लेकिन मुझे गिल्ट होता था कि मैं प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैं हमेशा ये इंटेंशन गॉड को कहता था, प्रे करता था कि मुझे ऐसा कोई साधन दो जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो सही है, सच है। तो MIT कॉलेज पूना में लंदन से कुछ साइंटिस्ट आए थे आज से 15-20 साल पहले। मैं उन साइंटिस्ट को मिला और मैंने कहा कि भाई मुझे ये विजन का है जो मैं लोगों की देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑरा कैमरा दिखाया, जो लंदन के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने बनाया था। और वो कैमरे में अगर आप किसी के फोटोज लेते हो तो आपको आपकी पास्ट लाइफ समझ में आती है। अच्छा। लेकिन उसको इंटरप्रेट करने को आना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी फील्ड है। तो लोगों को तो कलर्स देखेंगे कि ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लू है, इससे कुछ ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता। इवन वो साइंटिस्ट भी नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने मुझे अपने पेशेंट का फोटो का ऑरा करके बताया, मैंने कहा यही तो पास्ट लाइफ मैंने उसको बताया था और ये आपके ऑरा में भी दिख रहा है। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, इसके ऊपर तुम PhD कर लो, 3 साल का है लंदन में, और तुमको मैं इक्विपमेंट भी दे दूंगा, और फिर तुम रिसर्च स्टार्ट करो, डीप स्टडी करो। तो मैंने 2003 में मैं एनरोल किया और मैंने 3 साल उसकी स्टडी की। वो इक्विपमेंट फिर मैंने खरीद ला उनसे, और आज तक मैं लोगों को अब मैं ऑरा के माध्यम से समझाता हूँ। मैं अपनी आंखों देखी बातें कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन सामने वाले का जब मैं फ़ोटो लेता हूँ और उसको ऑरा कैमरे के सामने बिठाता हूँ, तो स्क्रीन पे जो ऑरा दिखता है उसके आधार पे मैं कहता हूँ कि भाई आपको कौन सी बीमारी है। बिकॉज मुझे इंटरेस्ट बीमारियों में है। लोग क्या रिलेशनशिप जानना चाहते हैं कि मुझे मेरा इसका रिलेशन क्या था, या मेरा फाइनेंस क्या था। मुझे वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है इसको डायबिटीज़ क्यों है, इसको कैंसर क्यों है, इसको थायराइड का प्रॉब्लम क्यों है, ये मैं पास्ट लाइफ के आधार पे बोलता हूँ कि भाई तुम्हें पिछले जन्म में भी ये बीमारी थी, तुमने उसको हील नहीं किया, क्योर नहीं किया, इसलिए ये रीअकर हुई है। तो अगर तुम ये क्लियर कर दोगे, ये एंसेस्ट्रली आई है,
तुम्हारे पेरेंट्स के डीएनए से तुम्हें ये पास आई है, तो तुम अगर वो वूम रिग्रेशन, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक थियरी है, वो वूम रिग्रेशन करोगे, तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी। बिकॉज डीएनए नीड्स अ करेक्शन, उसे दवाई की ज़रूरत नहीं है, उसे एनर्जी की करेक्शन की ज़रूरत है, उसकी मेंटल ब्लॉक निकालने की ज़रूरत है करके, और वो सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकल सकता है ना। सर आपने इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है, हाँ। तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होगा, मेरे मन में भी आया हाँ। है। सर अगर हम अपने घर में हैं हाँ। और हमें अपनी पास्ट लाइफ खुद से जाननी है, हाँ। सर उसका क्या प्रोसेस वो रहेगा? एक सेल्फ रिग्रेशन प्रोसेस होता है, और उसके लिए हमें ना एक थीटा और डेल्टा लेवल की हीलिंग सिखाते हैं, जिसको हम साइकिक सर्जरी और करुणा कर्म सोल हीलिंग कहते हैं करके। तो जापान के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिकाओ उसोई, उन्होंने ये थीटा हीलिंग क्रिएट की, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साधनाएं की, और क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे एलोपैथी के, उनको लगा कि लोगों की मैं सर्जरी क्यों करूं, विदाउट ऑपरेशन में क्यों उनको ठीक ना करूं। तो उन्होंने उस आधार पे एक रेकी की सिस्टम को क्रिएट किया, और उसमें एक साइकिक सर्जरी करके कॉन्सेप्ट होता है, एक थेरेपी होती है। वो थियरी मैंने सीखी, और वो सीखने के बाद जब मैंने अप्लाई किया तो डेफिनेटली लोगों को बीमारियां ठीक हो गई। और फिर मुझे समझ में आया कि अमेरिका में डॉक्टर विलियम ली रैंड करके है, जो सोल लेवल की, डीएनए लेवल की हीलिंग सीखी है उन्होंने। तो मैं यूएस गया और उनके पास मैंने वो सीखी। उन्होंने मुझे बताया कि शिरडी के साईं बाबा ने ये हीलिंग मॉडलिटी उनकी लाइफ में क्रिएट की थी। कुछ सिंबल्स थे, कुछ हीलिंग मॉडलिटी थी। तो मैंने उनको कहा आप मुझे सिखाओ, मैं रिसर्च करूंगा उसके ऊपर। रिसर्च करते मुझे पता चला कि कोई भी पास्ट लाइफ अगर इंसान नहीं भी देखता है या देख भी लेता है, वो हीलिंग करे बगैर बाहर नहीं आ सकता। एंड दैट इज द डेल्टा हीलिंग, जो करुणा हीलिंग जो मैं कहता हूँ। तो हम लोगों को क्या है ना, पहले हीलिंग सिखाते हैं वो, और उसके बाद उसका रिग्रेशन करते हैं। बिकॉज गड़े मुर्दों को उखाड़ तो देंगे, सरफेस पे तो आ जाएगी, उसको ठीक कौन करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करते कि पहले आप ट्रीटमेंट पार्ट सीखो, फिर डायग्नोस्टिक पार्ट में जाओ, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाओ। लोग उल्टा काम करते हैं, पहले लोग रिग्रेशन करवाते हैं, फिर पुरानी लाइफ बाहर आती है। जैसे अभी आपने छावा मूवी देखी होगी शायद, इज इट राइट? अब आप सोचो कि जिस इंसान के अंदर किसी मुस्लिम के लिए नफरत नहीं भी होगी, फॉर एग्जाम्पल, वो ये मूवी देख के सही में नफरत करेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ एक थियरी बाहर आ गई उसकी। हम तो नहीं जानते थे कि औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया था, इज इट राइट? तो ये प्रेजेंट के पास्ट लाइफ से इतना प्रॉब्लम होता है, तो आप सोचो कि पास्ट लाइफ से कितना प्रॉब्लम होगा। समझ रही हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब मैं अगर किसी को कहूँगा आपको कैंसर है, तो वो कहेगा, अब मैं कहूँगा इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो आदमी उस डिप्रेशन से मर जाएगा कि इसका इलाज नहीं है। तो मैं अगर पहले कहूँगा ये कैंसर का इलाज है और ये आपको ये कैंसर है, तो वो कहेंगे ठीक है, जब इलाज है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग गलतियां करते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में। लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते तो हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं करते, तो उसका क्लियरेंस नहीं करते। ओके, तो आप कह रहे हैं कि घर में बैठे बैठे कर सकते हैं 100%। बुद्धा ने यही किया, बट एक टेक्निक होनी चाहिए उसके लिए। टेक्निक दो है, या आप डीप मेडिटेशन में जाओ, सेल्फ रियलाइजेशन की, और या तो ये हीलिंग मॉडलिटी जो मैंने कहा। लेकिन काफी लोग मुझे कहते हैं सर हम मेडिटेशन में जा ही नहीं सकते, हमें ध्यान लगाने को मतलब होता ही नहीं है। हम जैसे ध्यान करने आंख बंद करते हैं तो बहुत विचार आते हैं, क्योंकि वो बुद्धा महावीर की लाइफ में इजी था, इतने थॉट्स नहीं थे, तो लोग चले जाते थे, है ना। अब हमको साइकिक सर्जरी से थॉट को डिलीट करना पड़ता है, हमको करुणा हीलिंग से उस सोल लेवल की कार्मिक को क्लियर करना पड़ता है, फिर जाके हम पास्ट लाइफ में इजीली जा सकते हैं। मतलब मैंने अगर 158 पास्ट लाइफ देखी, तो उसमें 90% मैंने खुद ही अपनी देखी है, सिर्फ 10% लोगों ने मेरी करवाई है, मेरी लाइफ मुझे दिखाई है करके, है ना। ओके सर, आपने इतनी सारी पास्ट लाइफ देखी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि पास्ट लाइफ देखते देखते मतलब वो रामायण के टाइम पे या महाभारत के टाइम पे चला गया हो? हाँ, मैंने कहा ना, जो मैंने भीष्म पितामह की लाइफ देखी थी, और 2014 में ऐसे हुआ कि एक आंटी थे बॉम्बे में जो मेरे साथ ऋषिकेश आए थे, और रात को उन्होंने कहा कि सर आप मेरी पास्ट लाइफ करो। तो नॉर्मली तो मैं करता नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं करता, उस वक्त भी गिने चुने लोगों के करता था, लेकिन मैंने सोचा ये आंटी बहुत पोटेंशियल है, चलो मैं इनकी पास्ट लाइफ कर ही देता हूँ। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ की गंगा तट पे वहाँ पे, तो वो कुंती की लाइफ उन्होंने देखी, और जब उन्होंने कुंती की लाइफ देखी, उन्होंने मुझे एड्रेस किया
कि भाई आपको भी मैं देख पा रही हूँ और आप ये पर्सन हो, ऐसे, जो ऑलरेडी मैं देख चुका था। मतलब ये क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। फिर मेरे साथ और 11 लोग थे उस ट्रिप में, तो उन्होंने हर 11 इंसान को बताया कि तुम पास्ट लाइफ में कौन थे, और वो सारे महाभारत के ही कैरेक्टर थे। और हमको ये बोला कि जब आप महाअवतार बाबा जी की केव्स में जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, वहाँ पे वसुंधरा फॉल्स है। उस वसुंधरा फॉल्स में जो मानगांव कहते हैं, लास्ट प्लेस ऑफ द इंडिया, वहाँ पे हम 12 जन जाके फॉरगिवनेस करेंगे तो हम लोग महाभारत के इम्प्रिंट से बाहर आएंगे करके। तो हम सारे 12 लोग नेक्स्ट डे गए, इंक्लूडिंग दैट आंटी, और हमने सब ने वसुंधरा फॉल्स में वहाँ फॉरगिवनेस किया। तब पता चला कि पांडव यहीं पे लास्ट में आए थे और युधिष्ठिर वहीं से उनको स्वर्ग रोहिणी की प्राप्ति हुई करके। तो चीज़ें जब अधूरी रह जाती है ना आपकी पास्ट लाइफ में, आपको ये कॉलिंग आ जाती है कि आपको क्लियरेंस वहीं जाके करनी पड़ती है। तो इट्स द सेम पर्सन, सेम सोल, और इट्स द सेम प्लेस वेयर यू हैव टू क्लियर योर कर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके। तो सर अगर रामायण के टाइम पर कोई गया है, उन्होंने राम जी को देखा है, कृष्ण जी को देखा है? या 100% देखा है। मैंने अपनी खुद लाइफ देखी है रामायण की, और मेरी जो अभी प्रेजेंट लाइफ की जो फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स है, ये टोटली रामायण से जुड़े हुए। उनमें से कोई महाभारत के कैरेक्टर से मैंने कभी नहीं देखा। मतलब रिसेंटली मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू सबकी पास्ट लाइफ देखता है, तूने हमारी तो देखी होगी, तो तू हमें बता हम कौन है। मैंने उनको आज तक नहीं बताया कि वो कौन है, बट मुझे क्लियरली पता है कि भाई मैं कौन था उस रामायण की लाइफ में, मेरे पापा कौन थे, मेरा बड़ा भाई कौन था, मेरा छोटा भाई कौन था। और एग्जैक्टली आज भी हमारी लाइफ वैसे ही चल रही जैसे उस लाइफ में चल रही थी। तो मतलब कुछ चीज़ें आपकी अधूरी जो वहाँ छोड़ी गई थी, वही तो कंप्लीट करोगे कि नहीं आप जी। जैसे अभी आप घर से यहाँ पे आए हो, तो कुछ चीज़ें शायद आपने ऐसे ही छोड़े होंगे, राइट, वाइंड अप नहीं किया होगा। तो यहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगे? जी, इसको सही करेंगे। वही सही करेंगे ना। तो हम लोग भी प्रेजेंट लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि पास्ट लाइफ की चीज़ें अधूरी थी, और जब आप वो पूरी करोगे तो आपके रिलेशनशिप कंप्लीट होंगे, राइट, दैट्स द मेन थिंग। तो सर जैसे अगर आप बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ में जाके रामायण के टाइम पे भी जा सकते हैं, महाभारत के टाइम में भी जा तो सर जो जैसे श्री राम है, सीता माता, इनकी अपीयरेंस के बारे में किसी क्लाइंट ने बताया कि वो काफी लोगों ने बताया। मतलब सिंगापुर में जब मैं 2011 में एक इवेंट कर रहा था, और वहाँ पे एक बंदा था वहीं का, बॉर्न एंड बॉटम, तो वो मुझे कहा कि आप मेरी पास्ट लाइफ करो। मैंने कहा क्यों करना है, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, आपका सब कुछ तो सही चल रहा है। तो बोले बस मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो बॉर्न एंड बॉटम सिंगापुर का पर्सन था। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं कर देता हूँ। तो जब मैंने उसका किया तो ही केम टू बी अ लक्ष्मण, और उन्होंने पूरी मुझे रामायण की लाइफ समझाई, जबकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि रामायण है क्या, या वो राम कौन है, सीता कौन है। तो उन्होंने 2-2.5 घंटे तक मुझे पूरी बताई, और जब बाहर आए तो मुझे कहा कि मुझे लगता है कि भाई मैंने ये फेक स्टोरी क्रिएट की। मैंने कहा आपको ये पता थी? बोले नहीं मुझे तो नहीं पता थी। मैंने कहा फिर वो फेक स्टोरी कैसे हुई? आप कभी इंडिया आए नहीं हो, आपको रामायण के बारे में पता नहीं है, आप सिंगापुर के वहाँ बॉर्न एंड बॉटम पर्सन हो, इसका मतलब 100% ये वेरीफाइड तो हो गया कि नहीं? उससे बड़ा प्रमाण और मैं क्या दे सकता हूँ? जी, ऐसा है। और कौन से सर लोगों के बारे में बताया गया महाभारत और रामायण के टाइम के? मतलब हमें कैसा है ना कि पोटेंशियल सोल्स बार बार जल्दी मिलते। जैसे मुझे 2-3, एक बंदा मुझे दिल्ली में मिला जो अर्जुन की लाइफ को प्रेजेंट करता है, 2 इंसान मुझे बॉम्बे में मिले जो अर्जुन को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। वो लोग एज इट इज़ रीइंकारनेशन नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इतने हाई सोल होते हैं। वो इस कलयुग के लोग इतने पुण्यशाली नहीं होते कि वो डायरेक्टली आप रीबर्थ ले लोगे। ओके, सो आप कह रहे हैं वो 2-3 बॉडीज में उनका जन्म हुआ है? बहुत 2-3 में कहता हूँ, हजारों में कहता हूँ, हजारों। क्योंकि मैंने वही एक सिंगापुर में एक पर्सन को देखा था, उसने अपनी गांधी जी की लाइफ देखी, और वही मैं एक लखनऊ में मैं किसी की एक पास्ट लाइफ कर रहा था, तो उसने भी अपनी गांधी की लाइफ देखी, और वो दोनों बंदे ने मुझे सेम स्टोरी बताई, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो मुझे तब समझ में आया जब मैं क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है कि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट क्या होता है ना, कि वो आदमी सोचता है कि अर्जुन की ये 100 क्वालिटी है, मुझे ये क्वालिटी, ये फोकस वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो वो लाइफ बिटवीन लाइफ गॉड से ये रिक्वेस्ट करता है मुझे अर्जुन की ये क्वालिटी दो, और वो क्वालिटी लेके आता है। समझ में आ रहा है जी। और वो उसी क्वालिटी के साथ अपनी लाइफ जीता है, उसको दूसरी कोई क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे अगर मैं एक बाटा के शोरूम में जाता हूँ, बहुत से चप्पल है, शूज़ है, मैं कहता हूँ बस मुझे ये
कलर पसंद है, ये पैटर्न पसंद है, ये मेरा नंबर है और मैं उसी को उठा के लाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने पूरी बाटा की दुकान को खाली की, मैंने जस्ट अपनी चॉइस की एक चीज़ को सिलेक्ट किया। तो आपने भी पास्ट लाइफ में से जितनी भी सोल्स को मिले होंगे, हाई पोटेंशियल सोल की बात कर रहा हूँ, उसमें से आपने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया, यार मुझे द्रौपदी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मुझे सीता माता की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो आप वही क्वालिटी को लेके रीबर्थ लोगे। सब तो नहीं ले सकते आप, बिकॉज इतना तो आप हाई पोटेंशियल सोल हो ही नहीं कि आपको एज इट इज़ वो पूरी की पूरी आए, राइट। तो जब मैंने मोदी जी की लाइफ देखी, भीष्म पितामह की, तब मुझे समझ में आया कि एक फ्रेगमेंटेड पार्ट जो मेरे अंदर है भीष्म पितामह का, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट उनके अंदर है, एक फ्रेगमेंटेड पार्ट अमिताभ बच्चन के अंदर भी है, और हम तीनों अलग प्रोफेशन में, मतलब एक बॉलीवुड में, मैं मेडिकल साइंस में हूँ, और एक पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो एक ही इंसान के ये 3 फ्रेगमेंटेड पार्ट है। तो आप सोचो हर एक के ऐसे ही होंगे जी, है ना, बिकॉज जो नॉर्मल इंसान है उनके कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट कोई ले नहीं सकता, और लेके करेगा भी क्या, इज इट राइट। लेकिन जैसे लोग, जिसको मैं मेडिकल साइंस मतलब स्पिरिचुअल साइंस में कहता हूँ कि वो ट्रांसीडेंटल सोल है। हम 7 टाइप्स के सोल्स होते हैं, इन्फेंट से लेके इनफाइनाइट 7 लेवल तक। जो 6th नंबर की सोल होती है और जो 7th नंबर की होती है, उसके ही फ्रेगमेंटेड होते हैं। उसके नीचे के 5 लेवल के जो सोल होते हैं ना, उसके कभी कोई फ्रेगमेंटेड हो ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है करके। जी राइट। सर, ऐसी पास्ट लाइफ किसी क्लाइंट की देखिए जो महाभारत और रामायण के टाइम की ना हो, बट रीसेंट हिस्ट्री में कोई फ्रीडम फाइटर हो। बहुत सारे, बहुत सर इसके सारे बारे में बताइए। हाँ, मतलब अभी कैसा है, ये जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो पेट्रियोटिक फीलिंग ना डीप इमोशंस के साथ जुड़ी है बहुत। जब मैं जम्मू गया था एक इवेंट करने के लिए, वहाँ पे आर्मी के लोग ही थे सारे, और जब मैं उनकी लाइफ देखी तो एक्चुअली पास्ट लाइफ में भी वही थे, इज इट राइट। एक महिला यहाँ दिल्ली की थी, वो मेरे साथ इवेंट करने के लिए अमृतसर चले थे, हम गोल्डन टेम्पल में गए, तो वहाँ पे वो अनईजी हो गई और उसको कुछ अनकंफर्टेबल हुआ। हम उसको जैसे तैसे हम लेके गए होटल में जहाँ हमारा इवेंट था। जैसे हम लेके गए, उसने पूरा वो जलियांवाला बाग की उसने बताई कि क्या कैसे वो सब चीज़ें हुई, कैसे लोगों को मारा गया, मतलब एक एक नाम करके, जबकि इतना डिटेल में उसको नहीं पता थे। बचपन से अपने पेरेंट्स से कुछ सुना होगा, लेकिन वो खुद फ्रीडम फाइटर थी और वो खुद मतलब विक्टिमाइज्ड हुई थी और उसको भी गोली लगी, वो मर गई थी। तो उसने दूसरे लोगों को भी मरने के बाद विटनेस किया कि कैसे कैसे लोग मरे थे उसके मरने के बाद भी, और किस तरह से आज भी वो सोल्स जलियांवाला बाग में भटक रही है आत्माएं मुक्ति के लिए। फिर हम नेक्स्ट डे गए उस जगह पे और हम सारे पार्टिसिपेंट्स ने मिलके उस जलियांवाला बाग के इशू को हील किया, तब जाके फिर उनको भी काफ़ी अच्छा लगा करके। ओके, right? सो आप कह रहे हैं कि अभी उन जो वहाँ पे सोल्स थी उनको दूसरा जन्म नहीं मिला है, नेक्स्ट बर्थ नहीं हुआ है? मैं फ्रेगमेंटेड पार्ट की बात करता हूँ कि एक जो हाई पोटेंशियल सोल होते हैं उनके फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, एक जो बहुत बुरी तरह से जख्मी रहते हैं, जो बुरी तरह से मरे होते हैं, वो लोग का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट हमेशा वहीं रहेगा, क्योंकि उनको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उनको जस्टिस नहीं मिला। वो छोड़ेंगे नहीं। वो सारे लोग ने रीइंकार्नेशन ले लिया, रीबर्थ ले लिया, उसमें से वो महिला भी तो थी। तो उसने खुद देखा कि मेरा एक फ्रेगमेंटेड पार्ट अभी भी वहाँ मरा पड़ा है और मुझे उसको हील करके बाहर निकालना है, मुक्ति करनी है, ताकि ये फिर से जन्म ले पाए। आपने सुना होगा गाँव में भी कुछ पेड़ों में आत्माएं रहती है, सुना होगा आपने, राइट। तो ये आत्माएं रहती क्या है। मैं लंदन में जब गया था तो मैंने कितनी स्पिरिट्स देखी, तो मैंने सोचा लंदन में क्यों स्पिरिट्स होती है, लेकिन वो लोग है ना प्रॉपर्टी से बहुत अटैच्ड है। ओके, वो लोग सोचते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करके इतना बड़ी मतलब एक्सपेंडिचर किया है, इतनी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, हाउ कैन वी लीव दैट प्रॉपर्टी। तो वो मरने के बाद भी इनका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट उसमें रहता है। और अगर आपको पता है कि हिंदू धर्म में भी हम कहते हैं कि 13 दिन तक ये करना है, 45 डेज तक ये करना है, 90 डेज तक ये करना है, मतलब उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट होगा तब ये कर रहे हैं ना। नहीं तो रिचुअल्स क्यों करेंगे हम, ये पिंडदान क्यों करेंगे हम, कर्मकांड क्यों करेंगे। अगर इंसान पूरी तरह से मर गया और पूरी तरह से उसने रीबर्थ ले लिया तो फिर तो आपको पितृदोष लगेगा भी नहीं, या तो आपको पितृ पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप सोचो, जहाँ साइंस नहीं भी है वहाँ पे भी तो लोग इस चीज़ को मानते कि नहीं। हम कौवे को क्यों खिलाते है ना, हम पंडितों को क्यों, ब्राह्मण को क्यों भोजन देते हैं, क्योंकि उनका फ्रेगमेंटेड पार्ट कहीं ना कहीं है। हम सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते,
क्योंकि अगर हम कलर वाले कपड़े पहने जो रिसेंटली कोई मर गया किसी की फैमिली में, तो डेफिनेटली उसको हर्ट होगा कि ये सेलिब्रेट कैसे कर रहे, मैरिज नहीं किया जा सकता है, कोई बड़ा इवेंट नहीं किया जा सकता है जब कोई इंसान मर जाता है, मतलब कोई तो फ्रेगमेंटेड पार्ट उसका रहेगा कि नहीं जी इज इट राइट। तो ये आपकी सिर्फ स्मृति में नहीं रहता है, वो एक्चुअली उसकी चेतना भी वहाँ रहती है। और कुछ लोग जो बहुत बुरी तरह से मरे उनकी चेतना भी रहती है और उसकी एनर्जी भी रहती है, इज इट राइट। जब एनर्जी रहती है ना तब वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, अगर वो सिर्फ चेतना है तो वो अफेक्ट नहीं करेगी। आप सिर्फ फील करोगे कि हाँ इसकी आत्मा यहाँ पे है। हम लोग 2014 में जब हम लोग कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ के म्यूजियम में हम जितने भी लोग गए थे, हमने सब ने कोई ना कोई कैरेक्टर को वहाँ फील किया कुरुक्षेत्र में। हालांकि वो तो म्यूजियम है, इज इट राइट, मतलब सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट वहाँ पे है, फिर उसको मुक्ति दिलाना बहुत ज़रूरी है करके। मतलब आप सोचो कि ये कितना डीप इम्पैक्ट है, बहुत डीप है ना जी। सर पास्ट लाइफ का बर्थ मार्क से कोई कनेक्शन होता है? बहुत है। मोल्स होते हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जुविनल डायबिटीज़ होता है, या अर्ली एज में बच्चों को कैंसर होता है, इज इट राइट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। तो आप सोचो ना कि स्किन पे भी जो मार्किंग है उसमें कुछ तो मेमोरीज होगी, इज इट राइट। और आपने काफ़ी ऐसे मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे ओम शांति ओम में देखा कि ओम का एक मार्क था, तो ये डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं स्किन पे सरफेस पे ये इंडिकेट करता है कि डीएनए में डीप है, सिर्फ बाहर ये है, ऐसा है करके। तो सर आप फिर किसी रियल लाइफ इंसिडेंट बता दीजिए, किसी क्लाइंट का आपने करा हो और उसका बर्थ मार्क वहीं हो, ऐसा कोई। स्पेशली क्या होता है ना कि जो हमारे पास ऐसी बीमारियों से आते हैं जिसका हमारी मेडिकल साइंस में इलाज नहीं होता, हम जब उनकी पास्ट लाइफ करते हैं और वो मार्किंग से करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना बहुत थियरीज है करने की, तो हम लोग है ना उस सरफेस पे जो उसके मॉल्स होते हैं ना उसके साथ बॉडी टॉक करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे अभी ये हाथ में मॉल है, तो मैं इससे बॉडी टॉक करता हूँ और मैं इसको पूछता हूँ भाई तू क्यों है, क्या रीज़न है, ऐसे करते करते हम पास्ट लाइफ में जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब मतलब कोई एक छोटे बच्चे को गांठ है और उस गांठ के साथ बात करते उसकी पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पास्ट लाइफ में भी ये गांठ थी लेकिन इसका इलाज किसी ने नहीं किया, इसलिए उसका रीबर्थ भी उस गांठ से हुआ। अच्छा, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ मेडिकल साइंस को इटियोलॉजीज नहीं मिलती, वो रीज़न नहीं मिलता, वो कॉज नहीं मिलता, डेफिनेटली वो मायने तो रखता ही है। सर आपको टीटू सिंह का केस पता है? हाँ, तो उनका भी आई थिंक एक बर्थ मार्क है। एग्जैक्टली उसके बारे में आई थिंक ऑडियंस को अगर नहीं पता तो बताइए। या मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप किसी की भी ऐसे देखो, इवन आप माइकल जैक्सन की भी देखो जिसकी मैंने पास्ट लाइफ देखी है, कि इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस्ड होगा, इज इट राइट। और मैंने देखा है कि जब वो फीमेल थी माइकल जैक्सन पास्ट लाइफ में, और उन्होंने बहुत से डांस किए थे लेकिन लोगों ने उसको एब्यूज़ बहुत किया था, बहुत गलत तरीके से लिया था, तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेल बनने के बाद यही डांस को वापस करूँगी, और उनका इतना ये हुआ। एंड ऑफ द लाइफ में उनको लगा कि भाई ये जेंडर ठीक नहीं है इनके लिए, तो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। मतलब ये पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट्स होगा, इज इट राइट। मतलब जितने भी लोग देखते, कुछ लोग गलत डायरेक्शन में, जैसे हनी सिंह का आपने रिसेंटली सुना होगा, इनकी भी जब मैंने पास्ट लाइफ देखी थी तो ये खुद एक फार्मर थे और इनके ही खेतों में सब ड्रग्स थे जो वो सप्लाई करते थे, तो काफ़ी लोग ऐसे मर गए। तो उनको ये एक्सपीरियंस लेने के लिए इस लाइफ में उसी चीज़ का कंज्यूम करना पड़ा, और उनकी लाइफ कैसे रूइन हुई ये उनको समझ में आ गया करके। अब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छा मैसेज दिया कि प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए करके। तो इसका मतलब हम जिस चीज़ से ना हमने उसका मिसयूज़ किया कोई लाइफ में, हमें ही मिसयूज़ करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, तब जाके हम बाहर आ सकते हैं। सर हनी सिंह की पास्ट लाइफ क्या है ये मैं आपसे पूछने ही वाली थी, आपने खुद ही बता दिया, देखो। और सर टीटू सिंह का जो हम केस की बात कर रहे थे, आई थिंक टीटू सिंह के सर पे कोई निशान है, और उसका जब पास्ट लाइफ करा था तो उसका गोली लगी थी उसको। तो जो ये बड़े निशान ऐसे होते हैं, सेम ऐसे ये आई थिंक गोली लगने से या कोई एक्सीडेंट, बिकॉज ये डीएनए में मेमोरीज है ना। मतलब क्वांटम फिजिक्स कहता है 33% आपके डीएनए में पास्ट लाइफ से आती है, 33% आपकी एंसेस्ट्रल मतलब पेरेंट्स से आती है,
और 33% आप प्रेजेंट लाइफ में क्रिएट करते हो, और 1% का डीएनए आपकी गॉड की कॉन्शियसनेस है, ओके जिसको मैं सुपर जीन्स कहता हूँ। तो पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था ये 1% को एक्टिवेट करने के लिए इंसान जन्म लेता है, लेकिन वो भूल जाता है, वो बाकी सारे 99% में उलझा हुआ रहता है। ओके तो मेरे अंदर अगर कोई गॉड गॉडेसेस की 1% की डीप मेमोरीज है, जब तक मैं उसको बाहर ना निकालूं मैं कभी एक्चुअल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओके अब लता मंगेशकर ने वो सरस्वती माँ का 1% बाहर निकाला तो सिंगर बन गए। इज इट राइट? तो हर एक की जो गॉड गॉडेसेस की चेतना जो हमारे अंदर है, जिसको हमको दे के भेजा गया है, हम तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो एजुकेशन एंड प्रोफेशन पे और सक्सेस और स्टेटस और उसी में उलझे पड़े हैं, राइट? तो मेरा जो एक सोल टैलेंट था, जो थर्मल विजन था 1%, मैंने उसी को एक्टिवेट किया इस लाइफ में। तो मेरे लिए लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म हो गया। मैं 24/7 365 डेज सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज मैंने उस 1% को एक्टिवेट कर दिया। तो लोग अगर पास्ट लाइफ देखें तो वो 1% को देखें, वो और 99% पे ध्यान ही ना दे, वो बेटर है। तो सर जैसे बड़े जो बर्थ मार्क्स होते हैं हाँ। उनका तो पास्ट लाइफ से रिलेशन है, जो नॉर्मल छोटे भी छोटे होते छोटे हैं। तिल होते हैं, मैं वही अभी तिल की बात कर रहा ये था। सब भी पास्ट लाइफ से ही है? 100%, ओके बिकॉज ये मेडिकल साइंस में कोई रिलेवेंस ही नहीं है कि ये यहीं पर क्यों है। यहीं पे क्यों है। मैं यही कह रहा हूँ ना, बिकॉज ये ऐसे स्पॉट्स है ना, जैसे आप देखोगे ना कि कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क बहुत जोरदार मिलेगा, तो आपको लगेगा अरे ये एक ही शहर है और इसी जगह पे मुझे नेटवर्क क्यों मिल रहा है, मतलब वहाँ पे डीप इम्प्रिंट है कि नहीं, वहाँ पे नेटवर्क क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई टावर इस्टेब्लिश्ड है। तो ये भी एक टावर है जिसको टैप करोगे तो आपको नेटवर्क पास्ट लाइफ का बहुत इजी मिल जाएगा, ऐसा जी करके। सर, आपने अभी हनी सिंह की बात करी है। हाँ। आपने हनी सिंह के अलावा और भी बहुत सारे आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत से से लोगों लोगों की को। पास्ट लाइफ देखी बहुत होगी। से देखोगे। सर बताइए कि आपने किस किस की देखी है और वो पास्ट लाइफ में क्या थे। सलमान खान की देखी है, आमिर खान की देखी है, शाहरुख खान की देखी है। मतलब आप सोचो ये लोग एक ही ईयर के बर्थ लेके आए हैं, एक ही फील्ड में है और तीनों सेम फेमस है। इज इट राइट? तीनों को मैंने एज अ मौलाना देखा, एज अ प्रीस्ट देखा इन गुरु ये इनके मॉस्क में, और तीनों ने इंटेंशन अलग अलग क्रिएट किया, राइट? अब तीनों अलग अलग रिलेशनशिप के मैसेजेस दे रहे हैं। आमिर खान कुछ अलग मैसेज दे रहे हैं, शाहरुख खान कुछ अलग मैसेज दे रहे हैं, इज राइट? सलमान खान कुछ अलग मैसेज दे रहे हैं। मतलब ये तीनों, ये क्या होता है ना, जैसे हम कुंभ का मेला देखते हैं ना, है ना, तो वैसे ही ये लोग है ना, लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड करते हैं कि तू ये अनुभव लोगों को देगा, तू ये अनुभव देगा। जैसे एमबीबीएस के बाद लोग सोचते हैं तू एमडी बन, तू एमएस बन, एमबीबीएस से तो सेम निकले, इज इट राइट? तो इन तीनों एक्टर्स की जब मैंने पास्ट लाइफ देखी, मुझे समझ में आ गया कि एक ही जगह से निकले थे, लेकिन एक रोमांस का एक्सपीरियंस दे रहा है, एक शादी ना करने का एक्सपीरियंस दे रहा है, एक ज़्यादा शादी करने का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो हमारी एज अ पब्लिक की एक चॉइस होती है, हम उन्हीं को पिकअप करते हैं जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है। इज इट राइट? हमें लगता है यार ये सलमान खान जैसा सुखी कोई नहीं है, हमें लगता है ये शाहरुख खान जैसा सुखी कोई नहीं है। तो इट्स ऑल मैटर ऑफ योर चॉइस। तो ये लोग तो एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ से प्रेजेंट में दे रहे हैं, लेकिन चॉइस तो हमारी है ना कि हमको किसकी इम्प्रिंट्स को एक्सेप्ट करना है। बिकॉज हम भी शायद वही अनुभव लेने के लिए आए हैं, तो शायद हम उनको ही एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, दूसरे हमें दो बकवास लगेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। सर, सुशांत सिंह राजपूत की आपने कभी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने देखी, और लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि वो ही बिलोंग्स टू द मून प्लैनेट, वो चंद्र प्लैनेट से आए थे। और आपको शायद पता होगा उन्होंने अपनी इस लाइफ में भी मून पे पहले ही घर लिया था, इज इट राइट? उनके पास जो टेलीस्कोप था वो इतना डीप लेवल का था कि वो आराम से कम्युनिकेट करते थे, और उनका इंटेंशन यही था कि वो बहुत जल्दी अपने मून प्लैनेट्स पे वापस चले जाए। मरना एक इत्तेफाक था, वो कैसे मरे वो भी मुझे पता है, जो मैंने पास्ट पॉडकास्ट में कहा, लेकिन वो वहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। एंड ही इज कंफर्टेबल ओवर देयर, बिकॉज अब यहाँ से आप अपने घर पे जाओगे तो आप क्या कहोगे? स्वीट होम, होम स्वीट होम, राइट? तो वो भी वहां जाके वो अपने आप को महसूस, मतलब ये कर रहे हैं कि चलो मैं अपने ही घर में आ गया। ओके। तो सर, आपने पास्ट पॉडकास्ट में आप कह रहे हैं कि बताया था सुशांत सिंह का। सर, क्या मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। मतलब कैसा है ना, जो चंद्र ग्रहण, चंद्र प्लैनेट से जो आए रहते हैं, मून प्लैनेट से आए, वो लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। अगर आपने इस लाइफ में देखा, वो डांसर भी अच्छे थे, सिंगिंग भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, एज अ ह्यूमन भी वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। तो वो जस्ट
एक यूनिवर्स को ना अलग अलग प्लैनेट से प्योर कॉन्शियसनेस वाले लोग चाहिए, ताकि वो इन लोगों को, हम जैसे लोगों को समझा पाए कि जैसे कोई मंगल से आता है, इज इट राइट, कोई जुपिटर से आता है। अब जो जुपिटर से आता है वो प्योर गुरु होता है, मतलब जो इतना प्यूरिफाइड होता है कि जिसको मास लेवल पे लोग वर्शिप करते हैं। संत, हाँ, साधु। संत होते, संत साधु होते, मतलब बहुत अनकंडीशनल होते हैं, जैसे प्रभुपाद्य थे, चैतन्य प्रभुपाद्य थे। तो ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग सिर्फ प्लानिट से आए, सिर्फ ह्यूमन को ये समझाने के लिए। इनका पर्सनल कोई कर्मा नहीं होता है। तो सुशांत का भी मैंने देखा, पर्सनल कोई कर्मा नहीं था, उसका कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वो प्लानिट मून से आए थे जस्ट लोगों को एक आर्ट का झलक दिखाने के, कि प्योर आर्ट क्या होता है, इज इट राइट, प्योर रिलेशनशिप क्या होती है। वो जब जिसके साथ भी रिलेशनशिप में पड़े, उन्होंने अपना 100% दिया, इररिस्पेक्टिव के उनको सामने से मिला या ना मिला, he was least bothered, but he gave 100% to every relationship, is it right? तो ये हम लोग को सीखने जैसा होता है ऐसे लोगों से। ओके सर, पास्ट लाइफ कोई क्यों करवाता है? और इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ करवाने से क्या सच में वेल्थ में या हेल्थ में ग्रोथ मिल सकती है? देखो, अगर आप अपनी प्रेजेंट की भी गलतियां समझ लो तो आपकी तो लाइफ ऐसी अच्छी हो जाती है। तो सोचो, अगर पास्ट लाइफ की गलतियां जो आप इस लाइफ में भी दोहरा रहे हो, उसको अगर आप समझ गए तो क्लियरेंस नहीं होगा। समझ में ना, बुद्धा को समझ में आया कि पास्ट 649 लाइफ में उन्होंने जो गलतियां करी है वो उनको ये लाइफ में नहीं करनी है, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया, तो उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। इज इट राइट? तो हम सभी को, भले आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कराओ, लेकिन एक इंटेंशन रखो कि मुझे पास्ट लाइफ की या प्रेजेंट की पास्ट लाइफ की गलतियां दोहरानी नहीं है। नहीं तो आप उसी लूप साइकिल में रहोगे तो फायदा क्या है। तो काफ़ी बार माँ बाप भी कहते हैं, यार कल भी तूने ये गलती की, गलत दोस्ती की, आज भी तूने गलत दोस्ती की, कल भी तूने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, आज भी तूने गलत जगह पे किया, तो कर क्यों रहे ये चीज़ें हम। कल भी तूने दारू पी, आज भी तूने पी, कल भी तू पी के बीमार पड़ा, गिर गया, आज भी तूने पिया। मतलब ये गलतियां करते क्यों हैं? क्योंकि हम पास को एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे, और एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो करेक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो लोग कब देखते हैं पास्ट लाइफ, या कब देखने के लिए हमारे पास आते, जब वो उलझे हुए रहते, उनको अपनी लाइफ को सुलझाना है, तब पास्ट लाइफ करते। ओके सर, कोई रियल क्लाइंट का इंसिडेंट बता सकते हैं कि वो फॉर एग्जांपल इस लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज से परेशान है, आपने पास्ट लाइफ देखी एंड आपने बताया देखो तुमने ये करा था एंड इस वजह से यू आर सफरिंग इन दिस लाइफ। सर ये जानना चाहती हूँ। ये मैंने बहुत साल पहले यहीं पे दिल्ली पे केस प्रेजेंट किया था, जिसके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था फॉर द केस। वो एक मैं रिपीट करता हूँ कि वो एक महिला आई थी मेरे पास जिनके बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी। तो वो जानना चाहती थी कि ये बच्चे को क्यों बीमारी है, और फिर उन्होंने 2-3 बार सर्जरी भी कराई बेस्ट कार्डियक सर्जन से, और वो लड़का ठीक ही नहीं हो रहा था, उनका बच्चा। तो जब मेरी क्लिनिक पे आई, मैंने उनका पहले ऑरा किया, फिर मैंने उनको हीलिंग सिखाई, फिर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तो पता चला कि ये बच्चा जो आज इनकी लाइफ में, वो पास्ट लाइफ में उनका एक अंकल था जो कैंसर से पीड़ित थे, और वो बहुत परेशान थे ये महिला कि तुम मर भी नहीं रहे हो और तुम ढंग से जी भी नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने एक चाकू लिया और सीधा उनके हार्ट पे डाल दिया और बोले भाई तू बेटर है मर जा। मतलब वो इलिटरेट थी, बहुत देहाती, मतलब गांव की महिला थी वो। तो वो मरते मरते उनके जो चाचा थे उन्होंने कहा भी एक लाइफ में मैं तुमसे बदला लूँगा, और वो बेटा बन के इस लाइफ में आया। तो इस महिला ने बहुत फॉरगिवनेस किया, बहुत हीलिंग की, और उसके बाद जब वो चेन्नई कार्डियक सर्जन के पास गई अपने बेटे को लेके 3-4 महीने बाद, तो उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। और वो केस मैंने यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल में मैंने प्रेजेंट किया था हमारे मेडिकल एसोसिएशन में। वो केस में वो महिला खुद प्रेस रिपोर्टर को बोल रही थी कि ये मेरे बच्चे का ये मेडिकल रिपोर्ट है पहले का, और रिग्रेशन करने के बाद उसकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ये ठीक हो गई, उसका ये रिपोर्ट है। मतलब आप सोचो कि अगर मेडिकल केस ठीक हो सकते हैं तो आपके रिलेशनशिप या फाइनेंस के तो बहुत इजीली ठीक हो सकते हैं, बिकॉज वो इतने डीप नहीं होते, वो मेंटली या इमोशनल लेवल पे होते हैं। अगर शरीर के लेवल पे भी होते हैं, अगर वो ठीक हो सकते हैं तो कुछ भी ठीक हो सकता है ना। सर अभी आपने केस बताया है डिजीज का, हाँ, डिजीज थी। सर ये चीज बहुत कॉमन है स्पेशली इन इंडिया। हम सब सुनते हैं सास और बहू। सर इनकी मतलब बोलते हैं ना कि सास की बहू से नहीं बनती है, बहू की सास से नहीं बनती है। ऐसा कोई केस अगर आपने करा हो किसी का जिसमें बहू या बहुत परेशान है सास से एंड आपने उसको पास्ट लाइफ दिखाई हो, क्योंकि आई एम श्योर ये पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। यस सर ऐसा कोई केस बताएंगे? बहुत मैं तो कहता हूँ कि हजारों, मतलब मेरी बात तो छोड़ दो, मेरे स्टूडेंट्स ने भी जब
किसी की पास्ट लाइफ की ना, उनके भी ऐसे रिलेशनशिप सुधर गए, बिकॉज उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली हम एक दूसरे को जो टॉर्चर कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक दूसरे के ऑपोजिट काउंटर पार्ट है, जो क्वांटम फिजिक्स में हम समझाते हैं। तो काउंटर पार्ट क्यों आता है? चैलेंज देने के लिए, कि अगर वो चैलेंज ना दें तो दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ऑपोजिट माइंडसेट से है या सास बहू ऑपोजिट माइंडसेट से है। तो जब हम समझ जाते हैं कि ये दुश्मन नहीं है, ये टीचर है, ये एग्ज़ाम ले रहा है हमारी, और जब हम उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो रिलेशनशिप सुधर जाते हैं। सो यू आर सेइंग कि अगर इस लाइफ में कोई सास परेशान कर रही है, तो हाँ। पिछली लाइफ में उस लड़की ने उस सास को परेशान करा होगा। एग्जैक्ट, बिकॉज देखो ये लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैंने आपको काफी पहले भी केस बताया, एग्जैक्टली पास्ट लाइफ में हमने वैसा ही किया। अब क्या होता है ना, वो इंटरचेंज होता है। जस्ट बिकॉज उनको आपने ये अनुभव दिया, अब आप ये अनुभव ले लो। अब हनी सिंह ने कुछ अनुभव दूसरों को ड्रग्स का दिया, इस लाइफ में खुद ने लिया। हनी सिंह ने दूसरों को डिप्रेशन में डाला, इस लाइफ में खुद डिप्रेशन में आ गया। तो सास बहू का भी तो यही रिलेशनशिप है। ओके। सोल्स जब तक उसका काउंटर पार्ट को क्लियरेंस नहीं करता, दोनों को मुक्ति कैसे मिलेगी? है ठीक ना? है। तो काफी बार हम कहते भी है ना, ये पोता देखो ये दादा का ही सोल आया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको क्लियरेंस तो करना ही है ना अपना। ओके। सिंपल है। तो सर कोई रियल केस बताएंगे, कोई हस्बैंड वाइफ का जिसमें बहुत झगड़े हो रहे हैं? बहुत, हमारे टीम मेंबर में ही बहुत सारे थे। बताइए सर। हमारे साई करुणा मिशन जो हम सिस्टम चलाते हैं, तो मेरे पास एज ए स्टूडेंट जो लोग आते हैं कि भाई हमारे पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, और या तो हमने डिवोर्स लेने हैं या हम मतलब जो भी प्लान किया या हमने फाइल किया है, तो मैंने कहा उसको होल्ड करो 3 महीने के लिए, और अभी जो आपने रिग्रेशन करना है पास्ट लाइफ में, उसमें आप देख लो कि आपके साथ रिलेशन क्यों नहीं बन रहे। तो उनमें उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने उसका करेक्शन किया, और आज वो लोग इतने हैप्पी कपल्स हैं। हमारे ही टीम मेंबर्स में काफ़ी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट, लेकिन वो लोग ही अभी बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। सर वैसे एग्जैक्ट पति पत्नी के केसेस में मोस्टली जनरल वे में क्या दिखता है? दिखता क्या है ना कि ये एक चैलेंजेस है, मतलब जैसे एक टीचर स्टूडेंट का कैसा होता है ना? स्टूडेंट को लगता होगा यार ये टीचर कैसी दुश्मन है मेरी, कैसे हार्ड पेपर सेट करती है, लेकिन अगर वो पास होने के बाद वो डिग्री लेके जब बाहर आता है तो बोलते देखो ये टीचर ने अगर ऐसी परीक्षा नहीं ली होती तो आज मैं ये अनुभव लेके बाहर नहीं आया रहता। इज इट राइट? तो हमें भगवान 2 ऑप्शन देते हैं, आपको रिलेशनशिप में कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। तो मैक्सिमम लोग पहले तो कंफर्ट ही मांगते कि भाई मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं मुझे चैलेंजेस पसंद है, तो उनको तो ऑपोजिट पार्टनर ही मिलेंगे, है ना? तो जब वो देखते हैं कि ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी में, ये बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, ये मतलब बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत नेगेटिव है। इज इट राइट? तो ये ऑपोजिट कहाँ से आया? ये हमारी चॉइस ही तो है। तो जब हम उसको उसके परसेप्शन से देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो अभी हमको वो गलत नहीं लगता है। तो मैं लोगों को कहता हूं कोई इंसान इस दुनिया में गलत नहीं है, लोग अलग हैं। समझ में कि नहीं? ना हस्बैंड गलत है, ना वाइफ गलत है, ना सास गलत है, ना बहू गलत है, लोग अलग हैं। तो वो अलग परसेप्शन है, तो वो अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे कितने हजारों लाखों रिलेशनशिप ठीक हो गए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज है। आदमी ना अपनी नजर से कोई चीज को देखता है, उसकी नजर से जब देखना शुरू करता है तो व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। जी सर, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ही मतलब पास्ट लाइफ केसेस की मैं बुक रीड कर रही थी। हाँ। तो उसमें बहुत सारे केसेस मैंने पढ़े थे। तो उसमें हस्बैंड वाइफ के केसेस थे, और जैसे एक बहू को पूरी फैमिली परेशान करती है दहेज के लिए। Exactly. तो सर मैंने ये पाया कि जिस भी इंसान ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, सर उसको ना एक नॉलेज आई है अंदर कि यार मेरे साथ ये हो रहा है ना, इसका एक रीजन है। यस। तो एक लड़की का करा था कि उसको ना वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी सास ससुर और उसके हस्बैंड उसको दहेज के लिए परेशान करते थे। जब उसने अपना पास्ट लाइफ करा तो उसको पता लगा कि पिछले जन्म में वो अपनी वो जैसे वो हस्बैंड थी पिछले जन्म में, और उसने अपनी वाइफ को दहेज के लिए बहुत परेशान चेंज हो जाता है। परफेक्ट, उसने बहुत परेशान करा। सर इस जन्म में जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया तो उसको लगा कि आई थिंक मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, एंड देन उसने हीलिंग करी है जो भी करा। तो आई मीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक हमें सीख मिलती है कि जो हो रहा है वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए। परफेक्ट, बिकॉज गलतियां जब हम अपनी पास्ट लाइफ में देखते हैं तब इस प्रेजेंट लाइफ की गलतियों को हम फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते दूसरों की, क्योंकि अब तो क्या था, हम पॉइंट कर तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, और पास्ट लाइफ में पता है ये गलती तो मैंने भी तो करी थी, मैंने भी तो करी थी, और मैंने भी ये टॉर्चर किया था। तो डेफिनेटली वो क्लियरेंस तो
होना ही बनता जी है ना। सर, अभी जैसे हस्बैंड वाइफ की बात चल हाँ। रही है, आपने इतने पास्ट लाइफ देखी हैं, क्या सर ये सच में है कि हस्बैंड वाइफ 7 जन्मों तक एक ही हस्बैंड वाइफ बनकर आते हैं? लाइक इस जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ है, पिछले जन्म में भी वही हस्बैंड वाइफ थे? ये क्या है ना, ये थियरी बहुत अलग है जो लोग समझे नहीं हैं। मतलब अगर हम कहें कि हमारे 7 चक्रस हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं जो हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो हम 7 चक्रों का एक्सपीरियंस हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देते हैं। अगर आप एक ही लाइफ में उन 7 चक्रों का अनुभव ले लिए तो आप 7 जन्म क्यों लेंगे? समझ में गया? अगर आप एक मॉल में जाते हो जहाँ आपको कपड़े भी मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं, आपको पेस्ट भी मिलती है, साबुन भी मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिलती है, फिर आप और कोई शॉप्स में क्यों जाओगे? तो ये हमारी एक चॉइस है कि हमें 7 जन्म लेके एक एक चक्र का अनुभव लेना है, रूट चक्र से क्राउन चक्र, या कम जन्मों में बहुत सारे चक्रों के एक्सपीरियंस लेने हैं अलग अलग लेवल पे। मेंटल लेवल पे अलग एक्सपीरियंस है, इमोशनल लेवल पे अलग एक्सपीरियंस है, फिजिकल लेवल पे अलग एक्सपीरियंस है, और स्पिरिचुअल लेवल पे अलग एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक ही लाइफ में इन चारों लेवल का एक्सपीरियंस लेते हो तो आप 7 जन्म क्यों लेंगे? ये तो अपनी मैटर, मतलब चॉइस है ना, ऐसा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं 7 जन्मों का साथ, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। हाँ, बिकॉज अभी आप जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, काफ़ी लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो अभी उनको 10-15 साल क्यों वेट करना है? वो 6 महीने में ही घर पे बैठे बैठे उन्होंने योगा भी सीख लिया, मेडिटेशन भी सीख लिया, उन्होंने हीलिंग भी सीख ली, उन्होंने टैरो रीडिंग भी सीख ली, तो अब वो क्यों एक्सटेंड करेंगे, है ना? ओके सेम वैसा है। सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने अपनी खुद की भी पास्ट लाइफ देखी है जिसमें आपने एनिमल थे। हाँ हाँ। सर, अपने क्लाइंट का कोई रियल एक्सपीरियंस बताएंगे? क्योंकि मैंने कहीं सुना था हाँ। जो बोल रहे थे कि एनिमल्स की लाइफ होती ही नहीं है, मतलब हम लोग इंसान से इंसान ही बनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब आप सोचो ना कि हमें खुद को बताया गया है कि पहले हम बंदर थे, हमारा जो पोस्चर था या स्ट्रक्चर था वो तो एनिमल का ही तो था। इज इट राइट? बड़े बड़े विद्वान जैसे जैसे ओशो भी कहते हैं कि जो आदमी गाय से ह्यूमन में आता है वो हीलर बन के ही आता है, वो स्पिरिचुअलिटी में ही आएगा। इज इट राइट? कोई लायन से ह्यूमन में आता है तो वो पॉलिटिशियन ही बनेगा। ओके ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट कौन सी है ये मायने रखती है। ओके, सो आप कह रहे हैं कि इन केस कोई पास्ट लाइफ में एनिमल रहा है तो उसकी क्वालिटीज इस लाइफ में आएंगी। 100% आएगी। मैंने अक्षय कुमार की देखी कि वो पास्ट लाइफ में हॉर्स थे, ओके है ना? तो आज भी देखो वो कितने फिट हैं और आज वो कितने दौड़ते हैं, मतलब बिल्कुल थकते नहीं हैं। तो ये दूसरे एक्टर में आपको थोड़ी मिलेंगे जी। ये क्वालिटी। मतलब आप वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, वो फिटनेस का ये सब कर रहे हैं, मतलब ये देखो ये पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट तो होगी। अदरवाइज तो हर एक्टर फिटनेस चाहता है, लेकिन हर एक्टर इतनी एक्सरसाइज थोड़ी करता है। जी ऐसा है ना? सर, आप कह रहे हैं कि इस लाइफ में हमारे साथ जो भी हो रहा है, हाँ, भले अच्छा हो रहा है चाहे हाँ, बुरा हो रहा है, right, वो बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ हो रहा है, exactly, क्योंकि exactly. हमने कुछ ना कुछ करा है जिसका हम फल भुगत रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। सर, आप ऑडियंस को बताएंगे कि अगर हमारे जो बुरे कर्म हैं हाँ, उनको नष्ट कैसे कर सकें? अगर 2-3 मेथड अगर आप बता पाएं। नष्ट नहीं करना होता है, इसका निवारण करना होता है, उसको सॉल्व करना, उसको डिसॉल्व करना है। इज इट राइट? मतलब वो कैसा है, वो अंडरस्टैंडिंग से भी होता है, वो लाइट से होता है। कि हम कहते हैं ना कि अज्ञान थे अब ज्ञानी हो गए, तो अज्ञान और ज्ञान के बीच में क्या आया? स्पिरिचुअलिटी, लाइट आई, प्रकाश आया। इज इट राइट? तो वो डिसॉल्व हो गया। तो जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम एक ईश्वर का प्रकाश डालते हैं और उस प्रकाश की चेतना से वो अपने पास्ट में जाता है। ऐसे थोड़ी जा सकता है। अगर आप अभी बैठे हो और मैं आपको बोलूँ जाओ पास्ट में, आप जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हुआ, अभी तक आपका डिवाइन कनेक्शन नहीं बना, आप जाओगे कैसे? इज इट राइट? इसलिए मेडिटेशन कहते हैं, इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो, या इसलिए कहते हैं आप पहाड़ों की यात्रा करो, झरनों में मतलब गंगा स्नान करो, बिकॉज कोई ना कोई एलिमेंट आपको डीप ट्रांस में ले जाए। और जब आप डीप ट्रांस में जाओगे तब पास्ट में जाओगे, तब डिसॉल्व होगा, नहीं तो कैसे डिसॉल्व होगा? सिंपल। सर, नाम जप से क्या पास्ट लाइफ का कुछ हीलिंग हो सकती है? 100% बिकॉज नाम जप इज अ फायर एलिमेंट। जो मैं आपको कह रहा था कि पहाड़ों पे जाने से, गंगा स्नान करने से, या मंत्र चैंट, गायत्री मंत्र चैंट, ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र सब में आते हैं, उसका जप करते करते एक्चुअली हम ट्रांस में जाते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं 108 की माला फेरते फिरते पता नहीं मुझे कब नींद लग गई, बोलते हैं। इसका मतलब वो ट्रांस में गए।
और अगर इंटेंशन बिफोर द माला जब होगा कि मुझे अपनी पास्ट देखनी है, तो 100% एक नहीं तो एक दिन वो पास्ट में जाएंगे ही करके। ओके ओके सर, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस लाइफ से। हाँ। बहुत सारे लोग हैं इस लाइफ में जो सक्सेस के पीक पर हैं। हाँ। बहुत बहुत पैसा है, हाँ। ठीक है। एंड एक सवाल जो सबके सब लोग पूछते हैं, बोलते हैं, नॉर्मल यूथ भी बोलता है कि यार अंबानीज ने पता नहीं क्या ही करा है। सही बात है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी आपने क्लाइंट का पास्ट लाइफ करा हो जो वेल्दी हो, हाँ। एंड आपको पता लगा उसने ये करा था, हाँ। इसलिए ये रिच है, तो सर हाँ। मैं रियल इंसिडेंट जानना कितने चाहती लोग हूँ। मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अंबानी जैसे को जब मैंने इनकी पास्ट लाइफ देखी कि ये कितने लाइफ में राजा थे और ये कितनी प्रजाओं को अच्छे से चला रहे थे। आज इनके अंडर में 55,000 लोग काम कर रहे, तो ऐसा ही थोड़ी करेंगे। हमारे घर में 2 सर्वेंट भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे और इनके अंडर में आज इतने 55,000 लोग काम कर रहे, तो डेफिनेटली वो राजा की प्रजा ही तो होगी। चाहे वो रतन टाटा हो या बिरला हो या मित्तल हो या जो भी ऐसे लोग हो। इवन मैं तो कहता हूँ अभी जो किंगफिशर वाले का जो आया है, इसके अंडर में भी तो लोगों ने पहले भी बहुत तांत्रिक साधनाएं की थी, तभी तो उनके साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया, तभी तो इतना बड़ा फ्रॉड किया, स्कैम किया। ओके ऐसे थोड़ी कोई किसको मिलेगा। आपने पास्ट लाइफ देखी है विजय उनकी माल्या देखी की? थी, बिकॉज वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनके अंदर वो शकुनी वाली कॉन्शियसनेस थी, राइट। तो वो जैसे वो पासे कैसे शकुनी करते थे, है ना, और वो गेम खेलते थे, तो ऐसे इन्होंने भी तो गेम खेली और इनकी गेम में लोगों ने पैसे लगाए। चाहे वो बैंक वाले थे, चाहे वो गवर्नमेंट के कर्मचारी, पार्लियामेंट वाले थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, तो सारे मिलके एक कैसा हो सकता है, मुझे बताओ ना। एक आदमी अकेला तो फ्रॉड नहीं कर सकता। उन्होंने लास्ट पॉडकास्ट जो अभी रिसेंटली है उसमें यही कहा कि आप सिर्फ मुझे ही दोषित क्यों देते हो, सिर्फ मैं फ्रंट लाइन पे था, इसका मतलब नहीं था कि मैं ही कल्प्रिट था। मतलब बिहाइंड द स्क्रीन हजारों लोग थे, इवन इन्वेस्टर भी थे, तो उन्हें भी तो लालच थी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, तो शकुनी को हम अलग ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई यही गलत था। दुशासन भी गलत था, दुर्योधन भी गलत था, कर्ण भी गलत था, तो सारे लोग थे, लेकिन दिखे कौन कि भाई ये शकुनी मामा ने ही ये गेम प्ले किया था। तो दैट्स द मेन फैक्ट ऑफ द लाइफ। ओके ओके तो सर एक और कॉमन सवाल है जो सब पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हाँ। सर इसका जवाब मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि अच्छे लोगों ने तो पिछली लाइफ में बुरा किया है, तो उनको तो ये लाइफ में बुरा एक्सपीरियंस होगा। ओके ओके तो सर इसी से एक सवाल बनता है कि जो हमने पिछले जन्म में करा है उसकी सजा हम इस जन्म में क्यों भुगते हैं? क्योंकि हम ही ने तो किया। ओके कौन करेगा? ओके अगर मेरा 350 डायबिटीज है और मैं अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता हूं तो मेरे ऊपर ही ट्रीटमेंट होगा ना, क्योंकि मैंने शुगर लेवल बढ़ा है, मैंने डाइट इरेगुलर लिया है, मैंने बहुत स्वीट खाई है। गलतियां किसने करी है? हु इज गोइंग टू गेट पनिशमेंट? सर मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी अबाउट पास्ट लाइफ एंड कर्माज एंड ऑल के ऊपर। उसमें एक लड़की ने ये पूछा था कि ये तो बहुत गलत है क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने पिछले जन्म में क्या करा है। कह रहे हैं याद करो। पास्ट लाइफ करने का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम पेपर इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई मुझे 90s आने थे और मुझे 70 आए, हम बोर्ड में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, हम पेपर रिवैल्यूएशन के लिए डालते हैं, तो यही तो पास्ट है। हमें तब पता चलता अच्छा ये मैंने ग्रामर मिस्टेक किया, अच्छा ये मैंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की जिसके मेरे मार्क्स कटे, तब तो हम एक्नॉलेज नहीं करते जब गलतियां करते। तो सर इसका क्या जवाब है कि हमने कोई गलती करी, उसी लाइफ में उसकी सजा क्यों नहीं मिल रही है? ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसको कहते हैं कर्मकांड कर्मा। ओके हमारे 4 टाइप के कर्मा होते हैं, तो इसमें ये एक जो टाइप का कर्मा है जिसको कहते हैं कर्मकांड कर्मा, कि मैंने अभी सिग्नल क्रॉस कर लिया, रेड सिग्नल को क्रॉस किया, आरटीओ ने, पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे चालान दिया, तभी का तभी निवारण हो गया कि नहीं? इज इट राइट? अब मैंने सिग्नल क्रॉस किया और पुलिस वाला देख नहीं रहा है, और मैं क्या सोचूंगा? मैं बच गया। कैमरे ने मेरे नंबर क्लिक कर दिया, मेरे घर में चालान आ गया, तो ये तो पास्ट का ही हुआ ना। तो मैं बोलूँगा यार जब मैंने सिग्नल क्रॉस किया तब तो किसने पकड़ा नहीं मुझे, अब घर में चालान कहाँ से आया? राइट यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा एक होता है निकाचित कर्मा। ये कर्मा बहुत कम लोग को पता है, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, हजारों लोगों में से मुश्किल से एक इंसान को पता होता है कि निकाचित कर्मा क्या है। निकाचित कर्मा वो होता है जो इंसान उसको बाईपास कर ही नहीं सकता,
वो उसको सीखने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, वो होगा ही। वो होगा ही। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध निकाचित कर्मा है, जो तुम उसको बाईपास नहीं कर सकते, वो तुम्हारे डिवाइन प्लान में लिखा गया कि ये तुम्हें करना है। जैसे शोले में गब्बर को ये गब्बर का रोल करना था, ये उसके लिए एक निकाचित कर्मा था, नहीं तो वो भी तो दूसरा रोल कर सकता था। इज इट राइट? तो हम सभी लोग है ना कुछ निकाचित कर्मा लेके ही आए हैं, जिसका कोई पास्ट लाइफ से रिलेशन ही नहीं है, लेकिन Okay. वो कर्मा का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम आए हैं। सर कितने % हम बोल सकते हैं कि निकाचित कर्मा है हमारी पूरी लाइफ में? एटलीस्ट 15-20 तो होता ही है, ओके 100% होता है। जिसको लोग बोलते हैं अरे हमने 50 पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता चला कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बिकॉज वो निकाचित कर्मा है। अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। ओके तो उनको तो लॉजिक नहीं बनता ना इस लाइफ में कि वो तो मेस में खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, वो मर गए, राइट? जो लंदन से यहाँ आया था वो कोई अपने रीज़न से आया था, कोई लंदन जा रहा था, कुछ रीज़न ये, लेकिन सारे लोग इतने जन्मों के बाद एक जगह पे मिले और उनका ये हादसा हुआ, बिकॉज उनका जो मेन लीडर था, वो लीडर चीफ मिनिस्टर था, उनका लीडर वो पायलट था, जिन्होंने ये कमांड उस लाइफ में दिया था, लगाओ आग इस जंगल को, और वही लोग सबसे बुरी तरह से मरे। और सर एक इंसान जो बच गए हैं, हाँ, जो कूद गए थे इमरजेंसी एग्जिट राइट। से, सर उनके बारे में? क्योंकि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जब ये कर्मा हुआ, उन्होंने कहा भाई मैं तो जंगल को आग नहीं लगाऊंगा, ओके तभी भी भागे, इस जन्म में भी उनको भागने का मौका मिला। मतलब यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज ऑटो थियरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज एन ऑटो थियरी। हमारे माइंड में भगवान देख रहा है, भगवान नहीं देख रहा है, मतलब कोई कह रहा है भगवत गीता बच गई, कोई लोग कहते हैं भगवत गीता को क्यों बचना था, लोगों को बचना था। मतलब एक साधु ने एक रील डाली कि भाई इससे तो भगवत गीता 2 इंसान को बचा के खुद जल जाती तो हमको धर्म पे और ज़्यादा विश्वास होता। सो इट्स थियरी इन योर माइंड, हाउ यू बिलीव इट, है ना, ऐसा होता है। जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट आपने बताया है। तो सर जैसे अभी हमने सक्सेस की बात करी, ऐसे ही जैसे गरीबी है, बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम है, तो इसका भी पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन है। सर कोई रियल क्लाइंट का इंसिडेंट बताएंगे कि वो अभी पैसों की तंगी से बहुत परेशान है, एंड आपने बताया कि देखो तुमने ये करा था? नहीं, उसमें तो काफ़ी ऐसे होते हैं। इसमें एक लेडी आई थी, मेरे शिरडी की एक रिट्रीट में आई थी, उसने ये यूट्यूब देखी थी पास्ट लाइफ की, मैंने लास्ट भी पॉडकास्ट में बताया था, और अचानक पास्ट लाइफ में उसने अपने कोई खजाने देखे होंगे, और रिग्रेशन के बाद वो गई उज्जैन, वो इंदौर की रहने वाली थी, और वहाँ पे जाके उसने अपने खजाने को चेक किया तो उसको सारे वो मिल गए, और उसके बाद वो अच्छे पैसे वाली बन गई। तो उसने दूसरे लोगों को ये थियरी बताई कि देखो मेरा ऐसा पास्ट लाइफ का कुछ खजाना मुझे मिला, और दूसरे लोगों ने पास्ट लाइफ करवाई, उनको आज तक नहीं मिला। सो इट्स मैटर ऑफ कि भाई कोई भी चीज़ मिलने वाली होती है ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, चाहे वो पैसा है, जॉब है, अपॉर्चुनिटीज़ है। इज इट राइट? जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि भाई मैं तो स्ट्रगल कर रहा था और अचानक मुझे वो आर्मी वाला वो रोल मिल गया। इज इट राइट? मतलब चीज़ें तो उसके पहले से डिफाइंड थी कि नहीं, वो उसको एक जरिया था। तो ये भी क्या होता है, काफ़ी लोग पास्ट लाइफ के जरिए से कभी समझ लेते कि यार मैंने गरीबी का ये कुछ गलत सीड्स डाली थी और मैं ये लाइफ में फालतू में परेशान हो रहा हूँ, मुझे उसको हील करना है ताकि मैं इस लाइफ में वापस अमीर बन जाऊँ। ओके तो लोग बन सकते, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके पास चॉइस है, आपने सिग्नल क्रॉस करा, वो कहेंगे या तो आप चालान भरो या तो 7 दिन जेल में जाओ। तो आप बोलेगे पैसा नहीं है तो जेल में लेके जाएंगे, आप बोलोगे नहीं नहीं यार तुम 2000 रुपये ले लो, मैंने हेलमेट नहीं पहनी, मेरी गलती है, और आपकी सज़ा वही माफ़ होगी। तो यही पैसों वालों का होता है कि मनी कर्मा इज़ अ बिगेस्ट कर्मा इन द होल यूनिवर्स। पैसों का कर्मा, इट इज़ अ 6th एलिमेंट। हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं, लेकिन 6th एलिमेंट जो पूरी दुनिया को चलाता है दैट इज़ अ मनी। तो हम लोग मनी रिग्रेशन बहुत करते हैं, वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक थेरेपी है। तो जब हम करते तो पता चलता है कि तुमने कितने लोगों को फंसाया, उनको तुम फॉरगिवनेस सीख करोगे तो तुम ये लाइफ में वापस अमीर बन जाओगे। ओके, पैसा तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक तुमने पास्ट के कर्मा को क्लियर नहीं किया।
बैंक में जो नोट गिनता है ना, उसके घर पे भी नोट नहीं होती है। वो करने को तो रोज करोड़ों नोट गिन लेता है, लोगों को देता भी है, लेता भी है, एफडी भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन खुद के घर पे जाएंगे तो खाने पीने के वांदे। क्यों? क्योंकि उसका मनी कर्मा है, समझ में कि नहीं। और जब उसको क्लियर करता है तब उसके पास पैसा आते। ओके है ना। ओके तो सर जैसे अभी आपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं लोगों के, आपने कभी पास्ट लाइफ में आपने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी हैं, आपने कभी अपना लास्ट लाइफ की डेथ एक्सपीरियंस देखा है कि क्या होता है? सर क्या होता है एग्जैक्ट उस टाइम पे बताएंगे? नहीं, कैसा होता है ना, हम लोग एक्चुअली पूरी लाइफ डेथ का एक्सपीरियंस लेने ही आए हैं, सबके लिए। मतलब कोई एक्सीडेंट का, कोई ड्राउनिंग का, कोई मर्डर का, कोई रेप से मरने का, कोई क्रिमिनल एक्ट करके मरने का, कोई डकैती का, ये सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस डेथ के होते हैं। जीवन के बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन लास्ट जो डेथ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ की डेथ एक्सपीरियंस देखी है, और मैं उस आधार पे समझ सकता हूँ कि मुझे जैसे अभी कोई ड्राउनिंग से मरा तो ये लाइफ में वो स्विमिंग ही नहीं करेगा। तो ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वाटर फोबिया है, स्विमिंग करना नहीं चाहता है। मैंने रिग्रेशन करके वाटर एलिमेंट का वो कर्मा क्लियर किया, अब वो अच्छा स्विमर बन गया। कोई बंदा ड्राइविंग ही नहीं करना चाहता बिकॉज पास्ट लाइफ में ड्राइव करते मर गया, तो इस लाइफ में क्या कहना, भाई मैं साइकिल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसका जब वो हमने रिग्रेशन करके उसको दिखाया कि वो उस लाइफ का एक अनुभव था, उसको इस लाइफ से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो समझता है हाँ फिर तो मैं करूँगा ड्राइव, और वो कर भी लेता है ना। ओके ऐसा। तो सर आपकी जो रीसेंट पास्ट लाइफ रही है, जो इस लाइफ से पहले वाली, सर वो क्या थी? आप उसमें क्या वो थे? मैं ऋषिकेश में एक साधु था, मैं वो भी आश्रम भी देख के आया, मैं अपने टीम को भी बताया। उस लाइफ में मैंने जो की थी इस लाइफ के पहले, इस लाइफ में भी मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। उस लाइफ में भी मैंने कुछ प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा था, कुछ मैंने ऑरा की रिसर्च की थी, मैं स्पिरिचुअलिटी में था, मेरा खुद का आश्रम था, और उस टाइम पे भी मैं बहुत रिवॉल्यूशनर था, है ना, बहुत नई नई चीज़ों को मैं लाता था, और इस लाइफ में भी मैं वही करता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जब मेरी वो पास्ट लाइफ देखी, और वो स्टूडेंट का, सर मुझे आपकी जो मैंने पास्ट लाइफ देखी ना, मुझे आपके साथ वो आश्रम में चलना है। तो मैंने बोला चलो, और जब वो हम तीनों जब गए, मैं वो और मेरा एक था, तो सारी वो तस्वीरें लगी थी जो उसने पास्ट लाइफ में मेरे साथ देखी थी। क्रॉस चेक हो गया, पूरा क्रॉस चेक हो गया। और मैं सोचूं कि इस लाइफ का सोचो कि मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस है, और मैंने बचपन में वो पूरा एक्सपीरियंस लिया जो पास्ट लाइफ में ऑलरेडी ले चुका था। तो मैं 7th स्टैंडर्ड की एज में मैं डिप्रेशन में गया, मैंने स्कूल छोड़ दी, मैं 2 साल मैंने प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। तो सब लोग शॉक्ड हो गए, ये इतना छोटा बच्चा प्रिंटिंग, कंपोजिंग, बाइंडिंग, कटिंग, नंबरिंग कैसे जानता है जी? कैसे जानता है? वो मुझे भी नहीं पता, सबको लगा हाँ ये पापा का बिजनेस है इसलिए जानता है। अरे पापा के बिजनेस तो सबके होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर एक्सपर्ट इन दैट बिजनेस। वो रिसेंट की पास्ट लाइफ से मुझे समझ में आया कि ऑलरेडी वो सब कुछ सीख के ही तो आया था, मुझे तो सिर्फ रीट्रिगर करना था। और सर ये कौन से सन की बात है? ये था 1862। ओके, ऐसा है करके 1862 के बाद आपने अब इस लाइफ में फिर आपने हाँ, जन्म क्योंकि लिया। मैंने बीच में ना काफ़ी साल तक लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने जन्म नहीं लिया था। आई होप आज ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई थिंक आज लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका एक कहीं ना कहीं हिंट मिल चुकी है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड परफेक्ट है। तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे को आपने इतनी नॉलेज दी, ऑडियंस को इतनी नॉलेज दी, अपनी नॉलेज हम सबके साथ शेयर करी। और ऑडियंस आप सब बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप चाहते हैं सर दोबारा से आए पॉडकास्ट में, एंड सर मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से आपके साथ पॉडकास्ट करूँ एंड हम और पैरेलल यूनिवर्स एंड लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करें। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस।